समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है क्षय रोग से बचाव और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक टीबी प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह और सफदरजंग अस्पताल में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर रोहित कुमार। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और दूसरा नंबर 23421050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर रोहित, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का हमारा विषय है तपेदिक टीबी या फिर क्षय रोग जो हम जिसे हम कहते हैं, ये किस तरह की बीमारी है और सामान्य लक्षण इसके क्या क्या होते हैं? तो टीबी एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से होती है। अब इसके दो तरीके के ब्रॉड प्रकार हैं। एक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो बेसिक सिम्टम्स जो आप नोटिस करोगे, ये पेशेंट्स जो आप बताते हैं, वो है कि उनको बुखार है, खांसी है, वज़न कम होने लगता है, भूख कम लगने लगती है। देन बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि पेशेंट को कहाँ का टीबी है। अगर फेफड़ों का टीबी है तो उनको खांसी होगी, बलगम होगी, दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी चल रही होगी, कभी कभी बलगम में खून भी आता है। अगर वो ब्रेन का टीबी है तो सिर में दर्द, दौरे, ऐसी दिक्कतें होंगी। बोन का टीबी है तो बोन पेन होंगे। अगर आंत का टीबी है तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में पेट में दर्द होता है। तो ऐसी कई चीज़ें होती रहती हैं। हमारे साथ आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक टीबी प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह भी हैं। उर्वशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि भारत से टीबी को खत्म करना है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, तो इस दिशा में हम कहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं? डॉक्टर उर्वशी जी। जी, प्रश्न एक बार दोहराएंगे जी? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, भारत ने जो ये तय कर लिया है कि हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है, सरकार ने इस दिशा में तमाम प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, तो अभी की जो स्थिति, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो देखिए, प्रयास तो बहुत समय से जारी है। जो हमने अभी अपनी न्यू स्ट्रैटेजी बनाई कैंपेन के दौरान, वो साइंटिफिक एविडेंस जो रिसेंटली एक्यूमुलेट हुआ, जो नेशनल टीबी प्रोग्राम ने ICMR के साथ प्रेवलेंस सर्वे किया, उसमें यह पाया गया कि ये जो कुछ कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर मतलब जिनका इम्यून रिस्पांस वीक है, जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जो डायबिटिक्स हैं, HIV हैं, जो जेरियाट्रिक ओल्ड एज के हैं, जिन्हें पास्ट में कभी टीबी हुआ हो, जो टीबी मरीज के फैमिली के हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, और वे जिनका वजन बहुत कम हो, BMI जो है लेस देन 18.5 हो, ये जो वर्ग हैं। फिर माइनिंग कम्युनिटीज होगी जिनका डस्ट एक्सपोजर ज्यादा है जी, या ट्राइबल कम्युनिटीज जो हेल्थ सीक नहीं करती, तकलीफ हो, और ऐसे कुछ लोग जो हेल्थ सीकिंग में डिले करते हैं, देर करते हैं, क्योंकि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ही उनका पुअर है, उन्हें डाउट ही नहीं है कि उन्हें कोई तकलीफ है। तो ये हमारा साइंटिफिक एविडेंस रिसेंटली एक्यूमुलेट हुआ। और कुछ साइंटिफिक एविडेंस ये भी जो काफी हमारे स्ट्रैटेजी में काम आया कि जो टीबी की बीमारी है उसका एक स्पेक्ट्रम रहता है। एक्टिव टीबी होने से पहले एसिम्प्टोमेटिक टीबी होता है, जिसको हम सब क्लिनिकल टीबी बोलते हैं। तो हमने अपनी नई स्ट्रैटेजी में ये जो सब क्लिनिकल टीबी है और जो टीबी की अर्ली डायग्नोसिस पे कॉन्सेंट्रेट किया। सो इंस्टेड ऑफ पैसिव केस फाइंडिंग, जैसे हम पहले करते थे, जब मरीज को तकलीफ होती थी वो डॉक्टर के पास पहुंचे, हमने इसका विपरीत किया। हम लोग खुद जो है मरीज के पास पहुंचे, ना सिर्फ मरीज के पास, बल्कि ये वल्नरेबल ग्रुप जो मैंने आपको अभी बताए, जिनमें इम्यून रिस्पांस कम हो जाता है,
ऐसे लोगों की लाइन लिस्ट बनाई है हमारे आशा वर्कर्स ने पेरिफेरी में, तो आप मानेंगे कि विलेज लेवल तक, दूर दराज तक ये लाइन लिस्ट बनाई गई और इन सभी वर्गों को एक्सरे ऑफर किया गया, जो कि WHO रेकमेंडेड स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि पहले स्क्रीनिंग के काम आती है। और स्क्रीनिंग में अगर एक्सरे में एब्नॉर्मल शैडो निकले, उसका हम कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट से कॉन्फर्मेशन करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हमने अपनाई। हमने अपने सिम्टम्स का दायरा बढ़ाया। पहले जो है 4 सिम्टम्स देखे जाते थे, हमने 10 सिम्टम्स को देखने के लिए कहा हमारी आशा वर्कर्स को, जिसमें जो अर्ली सिम्टम्स है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वजन हल्का हल्का गिरेगा, भूख लगनी हल्की कम होगी, शाम के समय बुखार आ सकता है, थकावट हो सकती है, रात के समय पसीना आ सकता है, और शरीर में हल्का हल्का दर्द रह सकता है, कोई गिल्टी गांठ कहीं हो सकती है, या कोई मेजर चेंज आ सकता है अपना, जैसे अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो। अब लंग टीबी से बीमारी शुरू होती है, पर उस समय अगर जांच और इलाज ना किया जाए तो वह बाकी शरीर के बाकी पार्ट्स में फैल सकती है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उर्वशी जी, इस बीच हमारे साथ में एक हमारे कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी हैं हिसार से हमारे साथ में। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार निखिल जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता जी, टीबी कितने तरह की हो? टीबी कहते हैं आंख में भी हो जाती है, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताए, और कौन सी टीबी है जिसमें मृत्यु हो सकती है? जी डॉक्टर रोहित। और जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं उनको कब कब कैसे और जांच करवानी चाहिए, इसके बारे में जान। जैसा हम बात कर रहे थे कि टीबी कई प्रकार, मतलब ब्रॉडली हम उसको क्लासिफाई करेंगे एज पल्मोनरी, जो फेफड़ों का टीबी है, एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो फेफड़ों के बाहर के हिस्सों का टीबी है। तो जिस जिस हिस्से का टीबी होगा वहाँ के उसके हिसाब से लक्षण होते हैं। इन्होंने एक और चीज़ पूछी मिर्गी के दौरे के बारे में। टीबी में ऐसा हो सकता है अगर सीनियस ट्यूबरकुलोसिस हो, जब वो दिमाग में भी टीबी के कीटाणु पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे ग्रैनुलोमास फॉर्म होते हैं, वहाँ पे लीजन्स फॉर्म होते हैं, जिससे मिर्गी के दौरे भी हो सकते हैं। एक और चीज़ जो उन्होंने अच्छी बात पॉइंट आउट की कि कैसे इसके लिए स्क्रीन कर सकते हैं, मैम ने इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में बताया है। फैक्ट्री वर्कर्स भी अगर बहुत क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, तो उनमें भी इसका फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी टीबी स्क्रीनिंग की जा सकती है। आजकल हम वैसे भी एक्टिव केस फाइंडिंग की कोशिश कर रहे हैं रादर दैन पैसिव केस फाइंडिंग, एंड इवन लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जैसे इन्होंने बोला, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हैं तो वो अपने एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि आप हमेशा, अगर आपको लक्षण हो, आप प्लीज़ अपने चेकअप ज़रूर कराइए, उससे डरिए मत। इस बीच जयपुर से प्रमोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रमोद जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी प्रमोद जी, सवाल पूछिए आपका। मेरा ये था कि जो सड़कों पे थूकते हैं, इससे कितना असर पड़ता है, जो थूकते हैं और बलगम निकालते हैं? और दूसरा ये कि दवाइयों में गैस कर देते हैं पेशेंट। जी डॉक्टर रोहित। तो टीबी जो है वो थूकने से, जब हम थूकते हैं, खांसते हैं, तो उससे वो कीटाणु शरीर से बाहर निकलता है और उस माध्यम से वो किसी और को भी फैल सकता है। ये एक बहुत बुरी आदत है। कफ एटिकेट सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब भी खांसे अपना मुंह ढकें, ये बहुत ज़रूरी एक बेसिक सोशल एटिकेट भी है। दूसरी जो इन्होंने सवाल पूछा कि दूसरा था कि ये मतलब ये जो थूकने के अलावा जो और भी दवाई में जो गैप आ जाता है। सो एक जो ये दवाई के गैप की बात की थी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। कई लोग क्या करते हैं कि वो अपना दवाई शुरू करते हैं, उनको थोड़ा सा आराम आता है और वो दवाई छोड़ देते हैं, एंड उससे क्या होता है कि टीबी पूरी तरह से ठीक नहीं होता, वो वापस आ सकता है, एंड हो सकता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के फॉर्म में वापस आए। तो हमें इनफैक्ट प्रोग्राम में ये बहुत अच्छा तरीका शुरू किया गया है कि हम पेशेंट को हर तरीके से सपोर्ट करें, कम्युनिटी सपोर्ट करें, कि वो अपनी दवाई ना छोड़े, पूरा अपना इलाज करे, ताकि टीबी ना वापस आए, ना किसी और को फैले। प्रोफेसर उर्वशी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सरकार चूंकि तरह तरह की हमेशा गाइडलाइंस जारी करती रहती है बीमारियों को लेकर, खान पान को लेकर के, तो टीबी के रोग से बचने के लिए और जिन लोगों को हो चुका है उनके लिए खान पान के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, खान पान की गाइडलाइंस ऐसी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है जी। हमने सिर्फ यह समझाने की कोशिश करी है कि जिन व्यक्तियों का वजन कम हो, ऐसों में टीबी होने की आशंका ज्यादा रहती है। तो वजन जितना बॉडी के लिए ठीक है उतना रहना चाहिए, ना अधिक ना कम। जिनका वजन कम है, लो BMI जिसे हम बोलते हैं जी, उनको कैलोरी की भी आवश्यकता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए प्रोटीन रिच डाइट की आवश्यकता है।
तो प्रोटीन ऐसा नहीं कि जो प्रोटीन पाउडर मार्केट से लेना, जो हमारे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन है, जैसे कि जो हमारा कल्चर है बड़ा रिच है। हमको शुरू से दाल रोटी चावल दाल, ये ट्रेडिशनली भी हमारे को सिखाया गया है कि अमाइनो एसिड दोनों में एक दूसरे के पूरक है जी। तो दाल जो है इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, और नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो वैसे ही प्रोटीन का सोर्स बहुत है। और जैसे कि दूध के पदार्थ, इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी है, तो सिंथेटिक पाउडर्स नहीं लेने हैं। खाने में जो हमारे अलग अलग प्रदेशों के भी खाने अलग है, जैसे कि हमारी जो स्टडीज हमारी न्यूट्रिशन बेस्ड हुई, रेशन स्टडी हुई, उसमें सत्तू दिया गया मरीजों को, क्योंकि वो झारखंड के इंटीरियर्स में हुई थी। तो जो लोकल फूड है हमारे कल्चर में, ऐसे भी पल्सेस पे, दालों पे काफी स्ट्रेस है। जो लोग दूध या दूध के पदार्थ, तो प्रोटीन रिच, और जिनका वजन कम है उनके लिए कैलोरीज मेकअप होनी चाहिए, ताकि उनका जो है वेट राइट फॉर देयर हाइट रहे, उनका BMI नॉर्मल रहे। उससे भी इम्यूनिटी, जो हमारी जो प्रतिरोध की क्षमता है हमारे शरीर की, वो बनी रहती है। तो ऐसा नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कुछ रोल है जो हम शाक सब्जी और फलों से पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा फल खाना है, सीधी सादी दाल रोटी सब्जी, उससे भी हमारा जो है न्यूट्रिशन टेक केयर कर लेता है। बट कोमॉर्बिड कंडीशन जो है, जैसा कि मैं पहले बोल रही थी, जो जिन वर्गों में प्रीडिस्पोज हो जाते हैं टीबी को, उसका इलाज टीबी के साथ करना बहुत जरूरी है। तो टीबी प्रोग्राम में जब मरीज हमारे पास आते हैं या हम मरीज के पास जाते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो हम साइमल्टेनियसली उनका डायबिटीज चेक करते हैं, उनका HIV चेक करते हैं। अगर उन्हें इनमें से कोई भी तकलीफ हो, या स्मोकर्स हो, अल्कोहलिक्स हो, उनको अकॉर्डिंगली हम कोमॉर्बिड कंडीशन जो उनकी दूसरी कंडीशन है उसका भी इलाज करते हैं, और बेस्ट तरीके से करते हैं। इस बीच सिरसा आपने पूछा था जो गाइडलाइंस हम जारी करते हैं, दोज आर ऑलवेज ऑल साइंटिफिकली बेस्ड गाइडलाइंस, अदर देन न्यूट्रिशन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट whether it is treatment or diagnostic. And let me tell you, our country has the best scientific experts, so we take global evidence, wait out in the country, उसके बाद गाइडलाइन जारी होती है, और ग्लोबली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी और ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट रेजिमेंट दिया जाता है, गुड क्वालिटी जी। इस बीच सिरसा हरियाणा से हमारे साथ ओम प्रकाश चावला जी जुड़ गए फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला जी। नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी सर, मेरी दो जिज्ञासा हैं सर। हेलो जी, प्रश्न पूछिए आपका। हाँ, मेरी दो जिज्ञासा है। एक तो ये कहा जाता है कि जैसे ही हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन वगैरह शुरू होता है, बलगम वगैरह, खांसी वगैरह, तो इसमें जो है गार्गिल की नाइट में सब्जी जो है, लहसुन की सब्जी जो है लाभप्रद है, कभी यानी 1-2 दिन छोड़ के जैसे लीजिए लहसुन की। हेलो जी, प्रश्न पूछिए आपका। कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हर शाक सब्जी में मिलेंगे, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा भी तो वो हमारे मतलब कल्चर में माना जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। टीबी का इलाज दवा से होगा, और दवा के साथ पौष्टिक आहार से होगा। जो कैलोरीज और प्रोटीन हमने पहले आपसे कहा, वो जरूरी है। जी। रोहित जी, प्रदूषण की क्या भूमिका है इस बीमारी में? क्या कोई मतलब ऐसा है कि प्रदूषण से बीमारी बढ़ती है? हाँ, तो देयर इज एविडेंस कि जिस जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा आई है वहाँ पे टीबी के केसेस ज़्यादा हैं। दिस इज़ एन इकोलॉजिकल स्टडी जो ये दिखाता है कि हाँ, प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है जिससे टीबी फैले ज़्यादा, और टीबी की जो सिवेरिटी हो वो भी थोड़ी ज़्यादा हो। इस बीच में एक ये बात कहाँ तक सच है, आप ही अच्छे से बता पाएंगे, गर्भवती महिलाओं में टीबी का खतरा ज्यादा होता है, या उनके बच्चों जो बच्चा होने वाला उसको खतरा ज्यादा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेगनेंसी में टीबी को कैसे ट्रीट करना है उसकी पूरी गाइडलाइंस, बहुत एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। इसमें अब ज़रूरी ये है कि जो दवाइयाँ हैं वो देनी बहुत ज़रूरी होती है। येस, प्रेगनेंसी में भी टीबी हो सकता है, एंड अगर उसका इलाज नहीं हो तो वो माँ को भी और बच्चे को दोनों को असर करेगा। तो प्रेगनेंसी से लेकर लैक्टेशन के पीरियड, जब माँ अपना दूध पिला रही होती है, उस दौरान दवाइयाँ देना बहुत ज़रूरी है दोनों के इलाज के लिए। जी। इस बीच दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। हड्डी का टीबी क्या होता है? ये जैसे दूसरा टीबी 6 महीने में ठीक हो जाता है, हड्डियों में टीबी, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? दूसरा सवाल मेरा ये है
कि जैसे वंशागत जो टीबी होते हैं तो ये कितने पीढ़ी तक टीबी के जो वंशागत रोग होते हैं कब तक माने जाएंगे कि फादर के है कि दादा के है या उससे पीछे तक की वंशागत कहाँ तक ये माना जाएगा, कहाँ तक ये रुकता है? जी डॉक्टर रोहित। पहली चीज़ है बोन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपने पूछा है। बोन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ये कहूँगा कि जैसे फेफड़ों में एक बारी टीबी का कीटाणु पहुंच जाता है, वो शरीर में कहीं पे भी डिसेमिनेट कर सकता है, कहीं पे भी पहुंच जाता है, एंड फिर वो जाके अगर हड्डियों में हो जाए तो वो हड्डियों में भी बोन ट्यूबरकुलोसिस करा सकता है, जिसमें कभी कभी इलाज थोड़ा लंबा भी चलता है बट इलाज से ठीक हो सकता है। दूसरी जो आपने बात की ना वो थोड़ी ऑड है और मुझे लगता है वो एक मिथ है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। टीबी एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसके रिस्क फैक्टर्स फिर भी जेनेटिक हो सकते हैं बट ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि किसी अगर माँ बाप को हुआ है तो ज़रूर आपको होगा। दूसरा एक ये घर पे क्योंकि लोग साथ में रहते हैं, ऐसा हो सकता है कि घर में किसी को हुआ हो तो घर में किसी को फैल जाए, बट प्लीज़ एक बात समझिए, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक इन्फेक्टिव बीमारी है जो फैलती है। जी प्रोफेसर उर्वशी जी, मैं आपसे इसमें ऐड करूं कि जी जरूर। कोविड के समय में बच्चे को समझ में आ गया था कि हवा से फैलने वाली बीमारी है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में हम डिस्टेंस रखते थे। तो जो टीबी है ये हवा से फैलने वाली बीमारी है और इसके जो इन्फेक्शन जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट जो हम बोलने चालने में छोटे छोटे ड्रॉपलेट हमारे मुंह से निकलते हैं, वो जब ड्राई होकर छोटे कण बन जाते हैं तब भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। इस तरह से ये कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है। तो जो ट्रांसमिशन है, इसीलिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट है मरीज के, उनको यह बीमारी फैल सकती है। इसीलिए हमारा ये बहुत अथक प्रयास है कि हम सभी में टीबी की जांच जल्दी करके जल्दी डायग्नोसिस करें, ताकि वो एक तो मरीज वो खुद ठीक हो और वो दूसरों तक बीमारी ना फैला पाए। तो इसलिए किसी को हल्के से भी सिम्टम्स आए तो अपना टेस्ट करा ले, और टेस्ट कराने से घबराए नहीं। इस बीमारी से घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। समय पे डायग्नोसिस, समय पे इलाज, सिर्फ इतना करना है। जी मुंबई से राहुल पटेल जी हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर। राहुल जी, प्रश्न क्या है आपका? जी मेरा प्रश्न ये है कि अपना टीबी अगर एक बार इंसान को हो जाए तो क्या वो दोबारा से पलटवार करता है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कौन सी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि तब मरीज को ये समझना चाहिए कि उसको अभी टीबी का रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट निकालना चाहिए, उससे पता चले कि उसको टीबी हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले सवाल के बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि टीबी वापस हो सकता है। देयर आर टू थिंग्स, या तो उसको री इन्फेक्शन हुआ है या रीएक्टिवेशन हुआ है। री इन्फेक्शन मतलब कि उसका टीबी ठीक होने के बावजूद भी किसी ने खांसा और उसके बाद फिर से उसको एक नया टीबी, एक नया बैक्टीरिया, एक नई लीनिएज की वजह से हो गया। द सेकेंड थिंग इज रीएक्टिवेशन, जिसमें क्या होता है टीबी का पूरा इलाज होने के बावजूद भी एक दो टीबी के कीटाणु बच जाते हैं और जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो ये रीएक्टिवेट कर सकते हैं और फिर से टीबी के लक्षण करा सकते हैं। जो दूसरा आपने सवाल पूछा कि कब करवाना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना है। जब भी आपको कोई भी लक्षण आए, हल्के से भी लक्षण आए, 2 हफ्ते से अधिक खांसी, जो सारे उर्वशी मैम ने जो सारे सिम्टम्स बताए उसमें से कुछ भी हो, तुरंत अपने डॉक्टर से बात करिए। वो आपको बता देगा कि कौन सा टेस्ट कराना है और वो टेस्ट करा के आप अपना इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाइए। प्रोफेसर उर्वशी जी, मैं इसमें ऐड करूं थोड़ा, तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बताया। पर जैसा कि चिकन पॉक्स वगैरह में होता है कि एक बार बीमारी हुई और लाइफ के लिए आपको प्रोटेक्शन है, ऐसा टीबी में नहीं पाया गया। टीबी अगर आपका इम्यूनिटी कम होगी तो दोबारा आ जाएगा। तो जिस व्यक्ति को हुआ है उसमें या तो उसने पूरा इलाज ना लिया हो या कोई भी ऐसे कारण से उसकी इम्यूनिटी दोबारा ड्रॉप करी तो उसको दोबारा बीमारी हो सकती है। तो टीबी के लिए अभी कोई बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास नहीं है। BCG वैक्सीन जो हम अपने छोटे बच्चों को देते हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव रहती है शुरू के कुछ सालों में, पर उसके बाद उसका प्रोटेक्शन कम हो जाता है। तो जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो न्यूट्रिशन ही हमारी वैक्सीन है। तो ठीक पौष्टिक आहार लें, उसी से आप जो है टीबी से बच भी सकते हैं। ये हमारी रेशन स्टडी में भी दिखाया गया कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को अगर न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाए तो उनमें भी इन्फेक्शन और डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इतना हम ध्यान रखें कि अपने पौष्टिक आहार पे ध्यान दें। अब जैसे कुछ यंग गर्ल्स जो है अपना डाइट कम कर देती हैं किसी कारण से, या वे लोग जो जिन्हें अभाव रहता है, न्यूट्रिशन का जो है हमारे को बहुत खास ध्यान देना है। और जैसा मैंने कहा, बहुत महंगा नहीं, अपना बस वही दाल रोटी, दाल चावल सब्जी, सिंपल खाने से भी हम जो ठीक खाना लें तो बच सकते हैं। इस बीच दरभंगा बिहार से हमारे अगले श्रोता है मोहन पासवान जी। मोहन जी, आपका सवाल क्या है? जी
प्रणाम सर। प्रणाम, सवाल पूछिए। सर, जीवन में टीबी रोग न हो इसके लिए लोगों को किस प्रकार के विचार एवं खान पान अपनाने की जरूरत है सर? सर, क्या पोलियो मुक्त भारत की टीबी मुक्त भारत भी बनाया जा सकता है? पहला आपके जैसे सब लोग सचेत रहें। पहली बात तो ऐसी चीजों से दूर रहें जिससे आपका इम्यून रिस्पांस घट रहा है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जो अपने शारीरिक हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है। डायबिटीज तो चलिए जेनेटिक है, पेरेंट्स से बच्चे जाएगा, बट HIV तो फैलता है, कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखें। जो माइनिंग कम्युनिटी है अपना प्रोटेक्शन करे और साल में एक बार अपनी चेस्ट एक्सरे से स्क्रीनिंग कराए। तो पहले एक श्रोता ने पूछा था कि ब्लड टेस्ट टीबी के डायग्नोसिस में काम नहीं आता। हमें एक्सरे से हम पहले देखते हैं, नॉर्मल एब्नॉर्मल एक्सरे है चेस्ट का, अगर फेफड़ों की टीबी हो और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो तो भी एक्सरे हमारी मदद कर सकता है। और बाकी जो साइंस हो, अगर जॉइंट में टीबी है या बोन में टीबी है तो वहां का सैंपल लिया जाएगा और उसका टेस्ट किया जाएगा। तो हेल्दी अपना डाइट और अपना एक्सरसाइज, अपना योग व्यायाम वगैरह अच्छा रखें तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आप टीबी से बच पाएंगे। डॉक्टर न्यूट्रिशन ठीक रखें। आप भी क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैम ने सारे पॉइंट्स बता ही दिए हैं कि मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, जिसकी बात हो चुकी है कि एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए जिसमें प्रोटीन है, साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी एक गुड अमाउंट में है। एंड वो आराम से लोगों अगर वो लेते रहेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। जी प्रोफेसर उर्वशी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान और निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, तो लोग इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं? जी, इसमें किसी इंडिविजुअल को, किसी पेशेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमारी कंट्री के ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है जो a lot of people may not be aware। पहला तो जैसे मैंने कहा कि एक्सरे का नेटवर्क हमारा बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज हमने एक्सरे अभी जो यूज किया, हमने हैंडल्ड एक्सरे प्रोक्योर करके कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूट करके फर्दर स्ट्रेंथन कर लिया, तो जो हमारी स्क्रीनिंग के काम आता है। फिर हमारी जो नैट टेक्नोलॉजी है, जो ग्लोबली एक्लेम्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके 8540 मशीन हैं कंट्री वाइड। तो हम बड़े आराम से THC लेवल पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं। और जो आपने जैसे पूछा कि DBT का कैसे हेल्प मिले मरीज को, तो हमारा एक निक्षय पोर्टल है जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिजिटल पोर्टल है, आप मानेंगे, जिसमें मरीज जब डायग्नोज होता है तो उसका नाम उसमें दर्ज करा दिया जाता है। और ये पूरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी और से कभी भी शेयर नहीं करी जाती। जैसे ही निक्षय पोर्टल पे उसका डायग्नोसिस अपलोड होता है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसका कंसेंट लेके निक्षय पोर्टल पे ऐड होते हैं। So after the test is done, स्क्रीनिंग हुआ, टेस्ट हुआ, जैसे डायग्नोज हुआ टीबी, निक्षय पोर्टल पे एंट्री हो गई कि ये मरीज को टीबी है, उनको ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में बेनिफिट जनरेट होके पहुंच जाता है। तो पहले 2018 में हमारे ऑनरेबल PM ने यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया था 500 रुपए प्रति माह, और अभी 1 नवंबर से हमने इसको भी हमारे ऑनरेबल HSM ने इसको 1000 रुपए की राशि प्रति माह हर मरीज को न्यूट्रिशन के सपोर्ट के लिए दी जाती है। इन एडिशन जो हमारे कमजोर शारीरिक कमजोरी वाले लोग हैं, जिनका BMI 18.5 से कम है, उन्हें एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सपोर्ट भी दिया जा रहा है पहले 2 महीनों में। तीसरा जो मैंने मेंशन किया, क्योंकि हमने जाना कि मरीज के परिवारजन को भी टीबी की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि वे कांटेक्ट में हैं, उनके लिए भी न्यूट्रिशन सपोर्ट निक्षय मित्र के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर्स, PSUs, CSR के द्वारा मरीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, ना केवल न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए बल्कि मरीज की हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है। जो डिजीज का स्टिग्मा है, इसकी वजह से कितने लोग सामने नहीं आना चाहते, उन्हें ये एनकरेजमेंट देना कि दवा आपको पूरी करनी पड़ेगी, बीच में दवा छोड़ी तो जैसा पहले भी डॉक्टर ने बोला ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है, टीबी लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स में फैल सकती है और लंबा इलाज करना पड़ सकता है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए हमने ये इनिशिएटिव किए जो मैंने अभी गिनवाया आपको 1, 2, 3 DBT। सो DBT के लिए मरीज को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अगर उन्हें ना मिले
तो वह हम तक पहुंचे, हमें बताएं, स्टेट टीबी ऑफिसर को बताएं, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर को बताएं कि उन्हें निक्षय पोषण योजना का अमाउंट नहीं मिल रहा। एंड इट इज सॉर्टेड, ऑल एवरीथिंग इज डन डिजिटली, ओनली पेशेंट का अकाउंट और कंसल्ट पेशेंट से लिया था। उर्वशी जी हमारे साथ अगले श्रोता विष्णु हैं दिल्ली से। विष्णु जी, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मेरा प्रश्न ये था, बोन टीवी जो है उसका सिम्टम्स क्या है और प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है, और खाना पीना में क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन करना है? जी डॉक्टर रोहित। सो बोन ट्यूबरकुलोसिस अगर एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें हड्डी और जॉइंट्स दोनों को कभी कभी इंक्लूड किया जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे है, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का ब्रिटल होना, उसमें फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाना, और कभी कभी क्या होता है अगर एक एब्सेस बना होता है तो वो स्किन को रप्चर करके बाहर एक अल्सर भी बन जाता है जिससे जो बोन तक कनेक्टेड होता है। रही बात इसका ट्रीटमेंट है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। जो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं वो हम पहले भी एक बारी बात कर चुके हैं कि हाई प्रोटीन डाइट अलॉन्ग विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक अगर पेशेंट का वेट कम है तो हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट उस पेशेंट को देना चाहिए, एंड इलाज से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। डॉक्टर रोहित, परिवार के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी होती है तो? दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जब हमने बात की है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा फैलता है तो उसमें परिवार वालों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग द फेज, जब तक पेशेंट का टीबी का कीटाणु डिटेक्ट हो रहा है स्प्यूटम में या खासकर ड्यूरिंग द इंटेंसिव फेज, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कफ एटिकेट्स सबको फॉलो करने चाहिए। रही बात एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, एक मैं कहूँगा कि कई बार लोग ये ना सोचते हैं कि टीबी है उससे दूर रहो। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इतना नहीं फैलेगा। आप प्लीज़ उन पेशेंट से आराम से बात कर सकते हैं, और सब अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, सब अपने ये प्रिकॉशंस रखें, अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। अगले श्रोता है दिल्ली से अंसार अली जी। अंसार जी, और दवा शुरू करते से जल्दी ही नॉन इन्फेक्शियस, तो उनकी दवा शुरू कराना, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनसे दूर भागना या उन्हें आउटकास्ट करना एकदम गलत है। जी अंसार जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। जी नमस्कार सभी को, मैं अंसार अली शादरा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि बच्चों को बचपन में टीके लगा दिए जाते हैं, फिर भी आज अखबार में पढ़ रहा था बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें टीबी हो गई है। जी प्रोफेसर उर्वशी। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा, एक वैक्सीन है हमारे पास BCG, जो हमारे छोटे बच्चों को बहुत बिगड़ी हुई बीमारी से बचाती है, मतलब ब्रेन टीबी से बचाती है और शरीर में फैलने वाले टीबी से बचाती है। और उसके बाद के लिए वैक्सीन से बहुत इजाद हो रहा है, बहुत ट्रायल्स चल रहे हैं। हम इंडिया में भी कुछ ट्रायल्स कर रहे हैं, कुछ अभी खत्म किए, कुछ और कर रहे हैं। तो अभी तक दूसरी वैक्सीन कोई नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो अभी जो एडेड जो अभी नए कैंपेन वगैरह चलाया, जिसमें हम मरीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनका टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर आप कह रहे हैं बच्चों में बहुत सुन रहे हैं आप, तो ये सुनना तो एक तरफ रहा, जहां आपको कोई शंका लगे कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, किसी को भी ये शंका लगे कि उसकी भूख कम हो गई है या उसका वजन बढ़ नहीं रहा। छोटे बच्चों में हम कहते हैं कि वजन बढ़ना चाहिए। अगर उसका वजन बढ़ नहीं, जो बड़े आदमी के लिए कहते हैं वजन गिर रहा है, बच्चों में कहते हैं उसका वजन बढ़ नहीं रहा, वो खा नहीं रहा, हल्का बुखार है, वो चिड़चिड़ा है, खिलता नहीं है, पढ़ता नहीं है, या जो भी, ऐसे में आपको जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उन बच्चों के टेस्ट कराने चाहिए। तो ये बातें तो पे ना जाए। हम मरीजों की बढ़ चढ़ के अगर सभी मदद करेंगे तो हम सभी मरीजों को दवा मतलब डायग्नोसिस कर पाएंगे, उनका निदान कर पाएंगे, उनका इलाज कर पाएंगे। वहाँ हमारा एफर्ट जाना चाहिए, और इसमें आप सभी का जो है आप सभी की हेल्प चाहिए हमें। जहाँ आपको लगे कि बच्चे को कहीं ऐसी कोई तकलीफ है, उसका टेस्ट कराएं, डॉक्टर से परामर्श करें। प्रोफेसर उर्वशी, अब कार्यक्रम की जो समय अवधि वो समाप्त होने के लगभग पहुंच चुकी है, तो प्रोफेसर उर्वशी जी, आपका और डॉक्टर रोहित आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप newsonair.gov.in पर जा सकते हैं। फिलहाल निखिल कुमार को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की इजाजत दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।